Hello everybody. We at the Backbencher classes are taking up management portion of the RBI Grade B Phase 2. In the lecture 1, we had considered what is management and nature of the management. In this lecture, we will be focusing on the management processes. Management is the very scoring area in the RBI Grade B Phase 2 and it is very simple also. So, I am Sandeep Kumar Goyal and today we will be discussing management processes, which are basically planning, organization, staffing, directing, and controlling. These keywords are especially mentioned in the phase 2 syllabus. So, understanding of the each and every keyword is required to ascertain a good knowledge. हमें यहाँ पर हर कीवर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती है और वो क्या रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। बिकॉज इन द एग्जाम किसी भी कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑन द ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड वी मस्ट बी रेडी टू टेकल दोज क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस होती क्या है। मैनेजमेंट प्रोसेस में तुम गोल सेट करते हो, प्लान करते हो और उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो जिससे कि तुम अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। सो दीज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो कि एक मैनेजमेंट करता है जिससे कि वो एफिशिएंसी अचीव कर पाए, इफेक्टिवनेस अचीव कर पाए और विद इन ए डेडलाइन अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर कंबाइंडली कॉल्ड मैनेजमेंट process. Let's look at the activities. Planning. First comes the planning. Planning leads to the organizing. Organizing leads to the staffing. Staffing leads to directing and then comes the controlling. ये activities appears to be in the linear relationship. But in an organization, all these activities are continuous processes. They keep on happening. Through the controlling, you take up you go again to the planning and again to the organizing. Hence, it is said that management is a dynamic nature because these activities are not one at a time, but they are all continuous activities. और अपन इन सारी एक्टिविटीज को एक की टर्म से याद कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड पोस्ट को। P goes for the planning, O goes for organizing, S goes for staffing, D goes for directing, and Co goes for controlling. Now we will look at each of the activities individually. We will consider a case study और हम इन सारी एक्टिविटीज को इस केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। तो एक सिक्किम में एक ऑर्गेनाइजेशन है नाम से डिजाइनर कैंडल्स। इसका काम है कैंडल्स बनाना और दिवाली के समय पे उनके पास बल्क ऑर्डर आता है और वैरायटी ऑफ कैंडल्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। और स्मिता राय जो है वो नामची कैंडल्स की प्रमोटर है। बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं बिकॉज इसमें 100% एम्प्लॉइज आर द वीमेन। सो स्मिता राय की लाइफ में क्या क्या डेली एक्टिविटीज होती है, व्हाट मैनेजमेंट एक्टिविटी डज शी परस्यू एवरीडे बेसिस, विल बी कंसिडर हियर। सबसे पहले कंसिडर करते हैं प्लानिंग। प्लान क्या होता है? अपन एक गोल बनाते हैं, अपन उसके लिए एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं कि क्या मेथड हो सकता है जिससे गोल मोस्ट एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। अपन ऑल्टरनेट एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं एंड देन वी कम आउट एट द बेस्ट एक्टिविटी आफ्टर कंसीडरिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। उसके बाद अपन उस एक्टिविटीज को रिसोर्स देते हैं। ये रिसोर्स क्या हो सकते हैं? अपन उसके लिए टाइम एलोकेट कर सकते हैं कि मैं दिन में 3 से 5 घंटे मैनेजमेंट के लेक्चर करूंगा। अपन उसके लिए मटेरियल रिसोर्स कर सकते हैं कि इस समय मेरा मोबाइल फोन या मेरा लैपटॉप केवल लेक्चर देखने के काम आएगा। और अपन कंटिजेंसी प्लान भी प्रिपेयर करते हैं। कंटिजेंसी प्लान क्या होता है? लेट्स से मैं उस दिन पढ़ नहीं पाया तो मैं क्या करूंगा कि मैं बैकअप में इसको कब पढ़ूं। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट डे का अपनी जो अदर एक्टिविटीज है जैसे लेट्स से बाहर घूमना, मैं उसको अवॉइड करके मैं उस समय पढ़ाई फोकस करूं। तो प्लानिंग में ये सारी एक्टिविटीज को कंसिडर किया जाता है। वेयर यू सेट गोल्स, you decide activities, you allocate resources and then you prepare
plans। जो हम केस स्टडी देख रहे थे नामची कैंडल्स, उसमें स्मिता राय का रोल क्या होगा? वे दिवाली आ रही है तो उसके बेस पे काफी बल्क ऑर्डर्स आएगा, तो शी विल डिसाइड कि हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोक्योरमेंट करना है, हमें किस वैरायटी की कैंडल्स बनानी है, और हमें क्या उन कलर्स ऑफ द कैंडल्स रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कितने रिसोर्सेस को लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ हर प्लानिंग where she will meet each and every department head and decide कि हमें कितना कितना करना चाहिए, जिससे कि we do it at most efficient and effective way। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ये प्लान के बाद आता है। जैसे ही अपन ने प्लान बनाया कि मुझे दिन में 7 घंटे पढ़ना है, अब मैं उसको इंडिविजुअल प्लान को टास्क में तोड़ूंगा कि 7 घंटे में से 2 घंटे में क्वांट के लेक्चर करूंगा, 2 घंटे में रीजनिंग करूंगा, 1 घंटे में मैनेजमेंट करूंगा और 1 घंटे में इंग्लिश को दूंगा। तो तुमने उसको इंडिविजुअल टास्क में तोड़ दिया। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि तुम देखोगे कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हो सकता है आप सबसे पहले एक क्वांट की बुक को रिफर करो कि ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो ये क्वांट के लिए जाएगी। अच्छा, मैं मैनेजमेंट के लेक्चर यूट्यूब से करूंगा, तो क्या मेरे पास इंटरनेट कलेक्शन है या नहीं है। तो इस तरह से आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे। तीसरा है आप ग्रुपिंग ऑफ टास्क करोगे। आप ये देखोगे कि मैं क्वांट को बेटर होगा मैं क्वांट और रीजनिंग को एक साथ करूं, जिससे कि मेरा माइंड एक रीजनिंग एबिलिटी में चल रहा होगा, इट विल कंटिन्यू इन द सेम वे। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग ऑफ टास्क करोगे और फिर आप एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंडिविजुअल लेवल पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो सेल्फ होता है, बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को स्टेब्लिश करोगे, जहां पर कि आप अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करोगे कि अच्छा, मेरे को आज 7 घंटे पढ़ना था, क्या मैंने 7 घंटे पढ़ाई की है या नहीं की, यदि मैं फेल हुआ हूं तो क्यों हुआ, और यदि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है तो क्या मैं डेली बेसिस पे इससे अच्छा कर सकता हूँ क्या। तो दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखोगे तो एक डिपार्टमेंट के लेवल पे पहले टास्क को तोड़ा जाएगा कि अच्छा, ये फाइनेंस का टास्क है, ये प्रोडक्शन का टास्क है, फिर एक इंडिविजुअल के लेवल पे एक्टिविटीज को डिटरमाइन किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, वेयर द प्लान इज ब्रेकअप इनटू द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। यदि अपन नामची कैंडल की केस स्टडी कंसिडर करें तो वो ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले वो देखेंगे कि इस वैरायटी की यदि हमें कैंडल बनानी है तो कौन कौन सी टीम किस किस वैरायटी की कैंडल बनाती है, उनको वो टास्क बताएंगे कि आपको इतने नंबर ऑफ कैंडल्स को प्रोड्यूस करना है फॉर द दिवाली सीजन। उसके बाद वो रिसोर्स अलोकेट करेंगे कि डू यू हैव एनफ टीम मेंबर्स। अच्छा, आपके पास बजट है कि आप अपना प्रोक्योरमेंट को देख सको। तो इस तरह से वो उनको रिसोर्सेज अलोकेट करेंगे और उसके बाद तुम जो उस टीम में इंडिविजुअल मेंबर होंगे उनको तुम टास्क दोगे कि फॉर द दिवाली सीजन आपका टास्क ये रहेगा कि यू नीड टू प्रोड्यूस एट द इंडिविजुअल लेवल, और एंड देन यू विल एस्टेब्लिश अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वेयर स्मिता राय विल बी क्वेश्चनिंग द इंडिविजुअल टीम्स कि डिड यू अचीव योर टारगेट, यदि नहीं अचीव हुआ तो क्यों नहीं अचीव हुआ, व्हाट एक्शन कैन वी टेक। एंड द इंडिविजुअल टीम हेड विल, वो जो है इंडिविजुअल टीम मेंबर से पूछेगा कि क्या तुम अपना टास्क अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब जैसे ही अपन ने टास्क को तोड़ दिया और उसको टास्क को डिपार्टमेंट लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट फंक्शन आता है कि अपन स्टाफिंग ऑफ द डिपार्टमेंट करते हैं। स्टाफिंग से अपना टारगेट ये होता है कि जो टास्क जिस डिपार्टमेंट को दिया गया है वहां पे अपने को ये भी इंश्योर करना है कि राइट पीपल हो, जिनके पास राइट स्किल सेट हो, जो उस टास्क को मोस्ट एफिशिएंट वे में कर पाए। तो ऑब्वियसली ये जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइजिंग किया उस बेस पे हमारी स्टाफिंग होगी। स्टाफिंग में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन नहीं है तो वी नीड टू रिक्रूट, सो रिक्रूटमेंट विल बी एन एक्टिविटी अंडर द स्टाफिंग। यदि हमें कोई नया टास्क मिला है, लेट्स से इन द नामची डिजाइनर कैंडल्स, यदि टीम्स को नई डिजाइन की कैंडल बनानी है जिसके के लिए उनकी टीम्स आर नॉट रेडी टू मेक इट, तो दे नीड टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो वो उन डिपार्टमेंट्स के पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ द स्टाफिंग। देन प्रमोशन कि लेट्स से कि दिवाली सीजन खत्म होता है एंड नामची कैंडल विल कंसिडर कि अच्छा, किसने लास्ट ईयर किस टीम ने अच्छा काम किया था। सो बेस्ड ऑन दैट क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया कि हाँ, आप लोगों ने ज्यादा अच्छा काम किया था, तो उस टीम को प्रमोशन मिलेगा, जिससे कि ये नेक्स्ट ईयर के रिवार्ड सिस्टम की तरह काम करेगा। तो दिस एंश्योर कि
हर काम के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रिमेन्स द क्राइटेरिया। अब आता है नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, डायरेक्टिंग। ये अभी तक तो आपने क्या किया है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड ऑर्गेनाइज किए हैं कि हाँ हमने अभी प्लान को तोड़ लिया अलग अलग एक्टिविटीज में, हमने लोग भी आइडेंटिफाई किए हैं, बट इवेंचुअली वो उन लोगों से आपको यू नीड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द पीपल, क्योंकि वो लोग उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, और यदि वो सफिशिएंटली मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो आपके प्लान को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। तो डायरेक्टिंग इज ए वेरी की एक्टिविटी वेयर द टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द प्लान। सो इट ब्रिंग्स आउट लीडरशिप स्किल्स फ्रॉम द टॉप, स्मिता राय से लेकर टू द लोएस्ट लेवल मैनेजर। एवरीबडीज लीडरशिप स्किल विल बी इन द पिक्चर कि उसका टीम कैसा परफॉर्म करती है। यदि लीडर इफेक्टिव होगा तो टीम विल गिव बेटर आउटपुट, इंडिविजुअल विल रिमेन मोटिवेटेड, एंड हाउ मच दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप बहुत इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफ यू आर एबल टू टेक केयर साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स एंड और उनको कम्युनिकेट करके मोटिवेट कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डायरेक्ट देम इन ए बेटर वे एंड गेट द बेटर रिजल्ट। तो इस समय पर दिस इज द की एक्टिविटी जहां पर यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अचीव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो नेक्स्ट प्रोसेस है कंट्रोलिंग। लेट से आपने डायरेक्शन भी दिया, आपने हर इंडिविजुअल को आप रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हो कि हाउ मच यू हैव टू डू, और आप उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट भी कर रहे हो टू गेट द रिक्वायर्ड टास्क डन, बट उससे आपने एक तो आपको, लेकिन आपको उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि सो दैट दे गिव द बेस्ट। तो आप क्या करते हो, आप एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करते हो कि इन द ड्रामशी डिजाइनर कि यू नीड टू प्रोड्यूस से 50 कैंडल्स पर डे। अब तुम क्या करोगे, तुम करंट परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। लेट्स से कि कोई एम्प्लॉय 40 कैंडल प्रोड्यूस कर रहा है एंड लेट्स से कोई एम्प्लॉय 60 कैंडल प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब आप उसको मैनेज कंपेयर करोगे कि हमने जो इस्टेब्लिश की थी परफॉर्मेंस, क्या उससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो हमें ये प्रोसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम कम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो बीट हो जाएगा। तो वी नीड टू लुक आउट फॉर द रीजंस कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्या मशीन फॉल्टी है, क्या देयर इज ए लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग द टीम मेंबर्स। और इस हिसाब से फिर हमें अगेन अपनी होल डायरेक्टिंग एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी को रिकंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि यदि आपका टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है तो यू विल अगेन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड चेकआउट कि क्या हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्या पैरामीटर हमारा गलत हो रहा है। नाउ वी विल कंसिडर रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जरूरी एक्टिविटी होती है। कुछ लोग इसे एज ए सेपरेट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी ट्रीट करते हैं, कुछ लोग इसे ये मानते हैं कि इट इज ऑल परवेसिव इन नेचर, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह होती है और हर समय होती रहती है, तो इसे एक सेपरेट एक्टिविटी की तरह नहीं लिया जा सकता। इट इज द एक्टिविटी जो कि इन सारी एक्टिविटीज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबको बाइंड करती है। इसके थ्रू हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है, ये लाया जाता है। ये वो काम होता है जिसके थ्रू सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिमेन्स इन रिमेन्स ऑन द सेम पेज। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है, एक प्रोसेस की तरह भी ट्रीट किया जाता है, और इसे एक मैनेजमेंट एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट की तरह भी ट्रीट किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि इसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिटी ऑफ एक्शन। ये सारे डिपार्टमेंट में ये इंश्योर करता है कि सारे सेम पेज पे रहे, सभी एक ही एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि सब जिगजैग वे में चल रहे हैं और कंपनी का रोल अचीव नहीं हो पाए, कंपनी का गोल ना अचीव हो पाए। दूसरी चीज है ये इंटीग्रेट ऑल एफर्ट्स। आपने यदि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखा हो तो वह हायरार्कियल होता है, और उस हायरार्की में जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन के थ्रू,
उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जहां पर कि टॉप मैनेजमेंट बॉटम लेवल वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ये इंश्योर करने पर के लिए कि जो उन्होंने विजन देखा है, जो उन्होंने प्लान किया है, उसे डायरेक्ट किया जा सके और उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये इंटीग्रेट करता है सभी के एफर्ट्स को। इसके अलावा ये सभी मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने ऊपर के एक लेवल के साथ और नीचे के एक लेवल के साथ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसी के थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट फ्लो होता है, और इसका आउटपुट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क पर रहता है और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए टारगेट करता है। कल अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड व्हाट इज द significance of the management. Thanks.